इस वीडियो से आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी राइटिंग टास्क 2 एक दिन के अंदर अंदर। इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम हेल्प लेंगे क्राइटेरिया की। ये क्राइटेरिया है मैंने निकाला है बैंड डिस्क्रिप्टर से। अगर आप जाके सर्च करोगे आइल्स बैंड डिस्क्रिप्टर्स फॉर टास्क 2 तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है कि आपके जो स्कोर्स हैं वो कैसे मार्क किए जाते हैं। यहाँ पे जो मैं क्राइटेरिया फॉलो करने जा रहा हूँ वो 7 बैंड के लिए एप्लीकेबल है। हमें क्या क्या देखना होता है उसमें। टास्क रिस्पॉन्स जो कि 25% काउंट होता है आपके स्कोर के लिए। कोहिरेंस एंड कोहीजन 25% अगेन। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्स क्या है? वो है वोकेबलरी। इन चारों को टोटल करके आउट ऑफ 9 बैंड मिलते हैं। उनको 4 से डिवाइड किया जाता है। जो स्कोर आता है वो आपका ओवरऑल स्कोर टास्क 2 के लिए काउंट किया जाएगा। अब इसको 7 बैंड के लिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे चेकलिस्ट में कन्वर्ट करके बनाया है। आप डेली जब प्रैक्टिस करो इसको तो आप इसको यूज़ करो अपनी राइटिंग को एनालाइज करने के लिए। आपको किसी भी ट्रेनर की नीड नहीं है, किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की नीड नहीं है। आप जस्ट देखो कि आपने जो राइटिंग टास्क 2 लिखा है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। जो जो चीज़ें नहीं हैं उसको आप क्रॉस करते जाओ। एक चेक लिस्ट है, आपको ये चेक करना है कि ये सारी चीज़ें आपको अपने टास्क में मिल रही हैं। आपका टास्क ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। और जो चीज़ें आपको लगता है लास्ट में कि नहीं लिखी हुई, मैंने इस अकॉर्डिंग नहीं किया हुआ, वो आप दोबारा से एडिट करो। यही मेन चीज़ है। जब आप अपने टास्क को इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका लेवल होगा टास्क 2 का वो 7 या अबव उसके भी जा सकता है। मिनिमम 7 तो जाएगा ही जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हो। तो अभी करना क्या है, पहले देखते हैं टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स में क्या क्या आ जाता है। टास्क रिस्पॉन्स में आता है हैव यू कम्प्लीटली आंसर्ड द क्वेश्चन और अ पार्ट ऑफ इट। आपको देखना है कि आपको जो क्वेश्चन मिला है उसके अकॉर्डिंग जो आपने इंट्रोडक्शन, बीपी, कंक्लूज़न लिखा है वो सारा कुछ टास्क को कम्प्लीटली कवर कर रहा है कि उसका सिर्फ एक पार्ट कवर कर रहा है। सेकंड आ जाता है आर योर आइडियाज़ डेवलप्ड एंड वेल एक्सप्लेन्ड एंड कंक्लूडेड। जो आपने आइडियाज़ बीपी में दिए हैं वो आपने एक्सप्लेन किए हैं और उसके एक्सप्लेन करने के बाद उसको आपने कंक्लूड किया है बीपी के अंदर कि नहीं किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आ जाता है आर योर आइडियाज़ एंड रीजंस फॉर इट रेलेवेंट एंड ट्रू और इन्वेंटेड। आपके जो आइडियाज़ आपने दिए हैं BP1, BP2, BP3 अगर लिखा है उसमें भी, तो क्या वो रेलेवेंट हैं, वो रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर करते हैं, कि जस्ट वो आपने इन्वेंट कर दिया आंसर करने के लिए कि आप जस्ट बीपी बनाना चाहते हो, आपने कुछ भी आइडिया डाल दिया बीच में लिख दिया, वो नहीं चलेगा। फोर्थ है इज़ योर ओपिनियन क्लियर एंड सेम इन द इंट्रो, पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन। जो भी आप दे रहे हो ओपिनियन वो इंट्रोडक्शन में जो दिया आपने थीसिस में वो सेम होना चाहिए, पैराग्राफ्स में भी आपके आइडियाज़ में रिफ्लेक्ट करता हो और कंक्लूज़न में भी सेम रहना चाहिए आपका ओपिनियन। कुछ लोग कंक्लूज़न में कुछ और लिख देते हैं, पैराग्राफ में कुछ और होता है, वो नहीं चलेगा। फिफ्थ इज़ योर एग्जाम्पल इन्वेंटेड और साउंड रियल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जब वो एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जाम्पल वो खुद कुक कर लेते हैं, कोई भी सर्वे बना देंगे, किसी पब्लिश की हुई मैगज़ीन के आर्टिकल के बारे में बात कर देंगे, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। ना ही आप परसेंटेज लिख सकते हो उसमें, ना ही फिगर्स लिख सकते हो, वो जो है वो फेक दिखती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं टास्क रिस्पॉन्स में आएंगी, इसके अकॉर्डिंग अपना ऐसे चेक करो, ये सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए। नहीं मैच करती तो उसको एडिट करो इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कोहिरेंस एंड कोहीजन। हैव यू मेड अ क्लियर कनेक्शन बिटवीन योर सेंटेंसेस विद राइट कनेक्टर्स। देखो कि आपने जो भी सेंटेंस लिखा है, फुल स्टॉप के बाद जो भी आपका सेंटेंस नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो पिछले सेंटेंस के साथ कनेक्ट हो रहा है, या तो लॉजिक के साथ कनेक्ट हो या किसी कनेक्टर के साथ वो कनेक्टेड हो, और वो कनेक्टर जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। हैव यू यूज्ड अ रेंज ऑफ लिंकिंग डिवाइसेस। सेकेंड ये वाला जो है हैव यू यूज द रेंज ऑफ लिंकिंग डिवाइसेस, मतलब कि आपने यूज़ किए हैं अलग अलग जो कनेक्टर्स हैं कि नहीं किए। थर्ड आ जाता है हैव यू यूज रेफरेंसिंग सच एज दिस और विच। कई लोग जो हैं वो दिस और विच को यूज़ नहीं करते, वो बार बार एक ही नाउन को रिपीट करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। फोर्थ है आर योर आइडियाज़ प्रोग्रेसिंग लॉजिकली टू अ कंक्लूजन। आपके जो आइडियाज़ हैं उनका कोई कंक्लूजन निकल रहा है कि वो कुछ भी आप
उसको डिस्कस करके बीच में इनकम्प्लीट छोड़ रहे हो। फिफ्थ है हैव यू गिवन ईच पैराग्राफ अ मेन टॉपिक। अगर आप सॉल्यूशंस के ऊपर लिख रहे हो तो आपका मेन पैराग्राफ जो है सॉल्यूशंस पे ही रहना चाहिए, उसका एक सेंट्रल टॉपिक सॉल्यूशन ही रहना चाहिए, उसके अलावा उसमें कुछ भी डिस्कस नहीं करोगे आप, ये ध्यान रखना है। सिक्स्थ है हैव यू रिटन मोर देन 2 सेंटेंसेज इन अ रो विदाउट एनी लिंकर। अगर आपने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं एक पैराग्राफ के अंदर, वो भी लगातार, जिसमें कोई कनेक्टर नहीं है, तो वो जो है वो क्रिएट करेगा प्रॉब्लम रीडर के लिए, फ्लो नहीं बनेगा राइटिंग में, तो वो ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको सिर्फ ग्रामर मान के चलते हैं, बट ये जो पार्ट है ये है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। बच्चे सिर्फ एक्यूरेसी देखते हैं कि मेरी ग्रामर ठीक हो, बट वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे रेंज भी शो करनी है उनको। हैव यू यूज्ड अ रेंज ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपने शॉर्ट लॉन्ग सेंटेंसेस, मॉडल वर्ब्स, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जैसे ऑल दो, डिस्पाइट, हाउ एवर, वाइल, ये सारी चीज़ें आपने यूज़ की हैं, इफ़ वाले सेंटेंसेस जो हैं आपके कंडीशनल सेंटेंसेस आपने राइट प्लेसेस पे यूज़ किए हैं, तो जो है आप एक रेंज प्रोवाइड करते हो। एक्यूरेसी तो है ही इम्पॉर्टेंट, बट ये नहीं है कि आप मिक्स करके कहीं भी उसका एक मिक्सचर बना के डाल दो बीपी में, वो नहीं काम करेगा। वो एक आर्ग्यूमेंट जो आप कर रहे हो पैराग्राफ के अंदर, वहाँ पे नेचुरली फिट होने चाहिए। सेकेंड आ जाता है हाउ मैनी एरर्स हैव यू मेड। ये ऑलरेडी पता है कि आपने फ्रीक्वेंटली एरर्स तो नहीं किए हैं। थर्ड, ये चीज़ ज़रूर देखनी है आपने जो भी एरर्स किए हैं, क्या वो एरर्स आपकी जो रीडर की अंडरस्टैंडिंग है उसको ख़राब तो नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे एरर्स करते हो कि जो रीडर आपका ऐसे पढ़ेगा उसको समझ आने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसका मतलब है कि आपको ग्रामर अपनी ठीक करने की नीड है। फोर्थ, वोकेबलरी। हैव यू यूज एट लीस्ट 7 to 10 वर्ड्स रिलेटेड टू द टॉपिक। ये जो वोकेबलरी है, ये जो आपका क्राइटेरिया है, इसको अच्छे से समझने की नीड है बहुत स्टूडेंट्स को। जो एक वोकेबलरी क्राइटेरिया है, बच्चे समझते हैं कि यहाँ पे कुछ भी वोकैब, अजीब से वर्ड, फैंसी वोकेबलरी वो डाल देंगे तो उनके स्कोर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो वोकैब आपको यूज़ करनी है, अगर आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक है, टेक्नोलॉजी का है, लैंग्वेज का है, तो आपको उसके रिलेटेड वर्ड्स यूज़ करने हैं कि आप एग्जामिनर को दिखा सको जो उनको टॉपिक, जो थीम मिला है उसके रिलेटेड उनके पास वोकेबलरी है। सेकंड है हैव यू यूज सिनोनिम्स और रिपीटेड दी वर्ड्स आफ्टर एवरी सेंटेंस। तो आपने सिनोनिम्स यूज़ किए हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हो वर्ड्स को चेंज करने में और रिपीट कर रहे हो। यहाँ पे रिपीटिशन वो नहीं होगी कि आपने एक वर्ड यूज़ कर लिया, दोबारा आप पूरे ऐसे में उस वर्ड को यूज़ ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। रिपीटिशन वो होगी कि आपने एक वर्ड यूज़ किया, फिर 2 लाइनों बाद वो वर्ड यूज़ किया, फिर 2 लाइनों के बाद फिर से वर्ड यूज़ किया, उसको रिपीटिशन बोलेंगे। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्पेलिंग्स भी इसी में काउंट होते हैं। अगर आपने अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं बट आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली हर एक जगह पे आपको एरर कर रहे हैं आप, तो वोकेबलरी में आपके स्कोर जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। तो स्पेलिंग्स पे फोकस करना पड़ेगा अगर वोकैब में अच्छे नंबर चाहिए। फोर्थ, हैव यू यूज्ड नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एट राइट प्लेस इन द सेंटेंसेस। बहुत सारे बच्चे क्या हैं वो इंटरनेट से लिस्ट निकालते हैं, अलग अलग फैंसी वर्ड सीख लेते हैं, बट उनको नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव के बीच में जो डिफरेंस है ये नहीं पता होता कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव कहाँ कहाँ पे लगने हैं। तो वर्ड फॉर्मेशन में जो है वो मिस्टेक करते हैं, नाउन की जगह वर्ब लगा देंगे, ठीक है, कहीं जगह एडजेक्टिव लगा देंगे एडवर्ब की जगह, वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये सारा आप खुद चेक करो अपनी राइटिंग में, आपको किसी भी ट्रेनर की नीड नहीं है, आप अपनी राइटिंग एक दिन में ठीक कर सकते हो।